भारतीय दर्शन के क्या कहने। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मनोविज्ञान का विकास किस तरह हुआ। 1879 से लेके हम पहुंच गए थे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव तक, यानी कि संज्ञानात्मक परिदृश्य तक। किस तरह साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का उदय हुआ वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि भारत में आज जो हम यूपीएससी में ऑप्शनल दे रहे हैं मनोविज्ञान, वो क्योंकि भारत में इसका कभी न कभी विकास हुआ, इसका कभी न कभी उदय हुआ। वो कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात में धनी रही है कि वह मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना, स्व, मन, शरीर के संबंध तथा अनेक मानसिक प्रकार्य जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान तथा तर्कना आदि पर उनकी झलक के संबंध में केंद्रित रही है। तो भारतीय जो दर्शन है, दर्शन यानी फिलॉसफी जो है, वो किस बात पे रही है कि ह्यूमन का माइंड जो है वो किस तरह से काम करता है, मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती है दिमाग में, मानव चेतना, कॉन्शियस क्या है, सेल्फ, स्व क्या है, मन शरीर के संबंध, मन और शरीर का संबंध क्या है। हमारा मन करता है कि हम मीठा खा लें, ठीक है, हम गुलाब जामुन खा लें, लेकिन शरीर कहता है कि नहीं, डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तथा अनेक मानसिक प्रकार जैसे संज्ञान, कॉग्निटिव बताया जो आपको, फिर प्रत्यक्षण, परसेप्शन, किसी चीज़ को लेके आपका कैसा परसेप्शन है। तितली को देख के किसी को डर लग सकता है क्योंकि वो उसका प्रत्यक्षण है, और तितली को देख के किसी को मूवी एक विलन की याद आ सकती है क्योंकि वो उसका परसेप्शन है। इसी के साथ साथ भ्रम है ना, जो भ्रमित हो जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अवधान तथा तर्कना आदि पर। तो हमारे को भारतीय दर्शन में ये सब देखने को मिलता है। दुर्भाग्य से भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें भारतवर्ष में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को नहीं प्रभावित कर सकी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो भारतीय परंपरा है ना, जो दार्शनिक है, उसकी जो क्या है जड़ें जो हैं, भारतवर्ष में जो आधुनिक मनोविज्ञान है इसके विकास को उन्होंने नकार दिया, या कह सकते हैं उसके विकास में इन्होंने योगदान नहीं दिया। भारत में इसके विकास पर पाश्चात्य मनोविज्ञान का भी प्रभुत्व निरंतर बना हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि आज इंडिया में जो साइकोलॉजी चल रही है वो कहीं ना कहीं वेस्ट में है ना, वेस्ट से प्रभावित है, यानी पाश्चात्य से प्रभावित है, पाश्चात्य मनोविज्ञान से। यद्यपि यहाँ एवं विदेश में भी इसकी एक अलग पहचान के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं और कुछ बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वेस्ट है, जो पाश्चात्य है, वहाँ से साइकोलॉजी आई और भारत में इसका प्रभाव है। मतलब देखा जाए तो इंडिया थोड़ा सा कमज़ोर है और वेस्ट के जो देश हैं, अमेरिका, यूरोप, ये सब थोड़े से हाई हैं। इन प्रयासों ने वैज्ञानिक अध्ययनों के माध्यम से भारतीय दार्शनिक परंपरा की बहुत सी मान्यताओं की सत्यता स्थापित करने का यत्न किया है, ठीक है। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने कि जो भारतीय दर्शन है ना, इसको उन्होंने स्थापित किया। क्योंकि आपको मालूम है साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में क्या होता है, रिसर्च होती है और उसको प्रैक्टिकली प्रूव किया जाता है, तभी माना जाता है कि ये कारगर सिद्ध होता है। अब बात करते हैं भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल। कलकत्ता है ना विश्वविद्यालय, अब आपको सभी को मालूम है 1800 में क्या हुआ था, ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट के लिए फोर्ट विलियम्स कॉलेज, है ना। ऐसी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो कलकत्ता में जो पूरा जड़ थी है ना, जब अंग्रेज़ आए तो कलकत्ता में सब जो चीज़ें बनना स्टार्ट हुई कलकत्ता से, कॉलेज वगैरह खुलना है ना। बंगाल में जो राजा राम मोहन रॉय वगैरह थे वो सब कलकत्ता से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में, मतलब फिलॉसफी के विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ। तो क्या कहेंगे हम, भारतीय जो मनोविज्ञान है कब स्टार्ट हुआ, कलकत्ता में हुआ। किसके अंडर हुआ, दर्शन के अंदर, है ना, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी डिपार्टमेंट के अंदर हुआ 1915 में, जहां प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था, ठीक है, तथा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि 1915 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित हुई। उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी 1916 में, जब क्या हुआ था आपका, लखनऊ पैक्ट हो रहा था, ठीक है, में प्रथम मनोविज्ञान विभाग बनाया, ठीक है। तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, जो आप समझते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी है ना, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विभाग प्रारंभ किया 1938 में। मतलब 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के 3 साल बाद, है ना, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान प्रैक्टिकली आने लगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रारंभ भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर NN सेनगुप्ता, इनको ध्यान रखेंगे आप। पहले कौन थे, भारतीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर NN सेनगुप्ता, जो एक बंगाली थे, जो वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे, है ना। तो आपको मालूम है 1879 में विलियम वुंट जो थे, है ना, उनके अंडर इन्होंने काम किया होगा, प्रशिक्षण प्राप्त थे, से बहुत प्रभावित थे। तो बनी बात है, जिसके अंडर आप काम करेंगे उनसे प्रभावित रहेंगे। प्रोफेसर जी बोस है ना, प्रोफेसर जो जी बोस हैं वो फ्रॉइड के मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे, ठीक है। सेनगुप्ता जी किसके अंडर थे, विलियम वुंट के अंडर।
और जो जी बोस हैं, प्रोफेसर जी बोस, वो फ्रॉइड के अंदर थे, ठीक है, जिन्होंने क्या बताया, साइको एनालिसिस वाली थ्योरी। मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण प्राप्त थे, एक ऐसा क्षेत्र जिसने भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक विकास को प्रभावित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे, है ना, वैज्ञानिक जो थे सिगमंड फ्रॉइड, उनके जो मनोविश्लेषण दिया उन्होंने, उसके हिसाब से भारत में जो मनोविज्ञान का आरंभिक विकास हुआ वो इनकी बदौलत हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, ये हम कह सकते हैं। प्रोफेसर बोस ने, ठीक है, जो सिगमंड फ्रॉइड के अंडर काम किए थे, इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन की स्थापना 1922 में, ठीक है, 1922 में की थी, ठीक है, 1922 में स्थापित की। मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय, मैसूर आपको मालूम है कहाँ है, भारत के नीचे है, साउथ में है। पटना आपको मालूम है कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना, आपकी थोड़ा हल्का सा ईस्ट में, यूपी से बॉर्डर टच करता है बिहार। पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्यापन एवं अनुसंधान, ठीक है, तो मनोविज्ञान पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अध्यापन, है ना, एवं अनुसंधान, रिसर्च करने के लिए के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ हुए, ठीक है। प्रारंभ से मनोविज्ञान भारत में एक सशक्त विद्याशाखा के रूप में विकसित हुआ। स्टार्टिंग से ही क्या हुआ, एक सशक्त विद्याशाखा, एक ब्रांच के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान अध्यापन, पढ़ना, अनुसंधान, रिसर्च तथा अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल के अनेक केंद्र हैं, या अप्लाइड, प्रैक्टिकल मतलब अप्लाइड। मनोविज्ञान में उत्कृष्टता, है ना, मतलब टॉप रहना अथवा वैशिष्ट्य के दो केंद्र उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त है। तो ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है आपको, कलकत्ता से शुरुआत हुई, और अगर कोई अच्छे विश्वविद्यालय हैं तो है उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपके इलाहाबाद में, ठीक है। दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, ये 1986 में प्रकाशित की, ठीक है। कब प्रकाशित की, 1986 में। इसी समय आपका एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। दुर्गानंद सिन्हा ने कौन सी पुस्तक लिखी, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। तो अगर आपको कभी समय मिले तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर करिए, पढ़िए, PDF पे जैसे भी हो, है ना, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में, है ना, समाज देखिए, सामाजिक विज्ञान, है ना, सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा है। 4 चरणों में उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा। उनके अनुसार प्रथम चरण स्वतंत्रता की प्राप्ति तक ऐसा चरण था जब प्रयोगात्मक, है ना, प्रैक्टिकल, मनोविश्लेषणात्मक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान पर बहुत बल था, जिससे पाश्चात्य देशों का मनोविज्ञान के विकास में योगदान परिलक्षित हुआ था। तो उन्होंने क्या कहा, पहले चरण में क्या हुआ, प्रैक्टिकल करना, मनोविश्लेषण जो था, साइको एनालिसिस, एवं जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण था, ठीक है, उसकी रिसर्च पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया। कब, स्वतंत्रता की प्राप्ति तक, है ना, जब तक स्वतंत्रता मिली हमको तब तक। द्वितीय चरण में क्या हुआ, 1960 तक भारत में मनोविज्ञान की विविध शाखाओं में विस्तार का समय था। अब देखिए, आज़ाद हो गए हम, 1960 तक क्या हुआ, भारत में जो मनोविज्ञान था उसकी अलग अलग शाखाओं का विस्तार होने लगा, ठीक है, क्योंकि आज़ादी के बाद अब कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इस चरण में भारतीय मनोवैज्ञानिकों की इच्छा थी कि भारतीय पहचान के लिए पाश्चात्य मनोविज्ञान को भारतीय संदर्भों से जोड़ा जाए, ठीक है। तो जैसा आप जानते हैं कि हम जब अमेरिका और चाइना के रिलेशंस की बात करते हैं, मीन्स मनोविज्ञान के तरीके से, तो हम कहते हैं कि भाई उनके लोगों का सोचना अलग है और एशिया के लोगों का सोचना अलग है। तो उनका यह कहना था कि भारतीय संदर्भों से इनको जोड़ा जाए। किसका, भारतीय मनोवैज्ञानिकों का कहना था। उन्होंने ऐसा प्रयास पाश्चात्य विचारों द्वारा भारतीय परिस्थितियों को समझने के लिए किया, ठीक है, कि अगर वेस्टर्न कोई थॉट है, पाश्चात्य विचार है, तो क्या भारत में वो लागू होता है, ठीक है। जैसे भारत में अगर पाश्चात्य की बात की जाए तो वहाँ पे जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जो मतलब बच्चे हैं, वो अपने माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे एक ऐसा कल्चर डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, दो संदर्भ इस तरह से अलग होने की बात हो रही है। फिर भी भारत में मनोविज्ञान 1960 के बाद भारतीय समाज के लिए समस्या केंद्रित अनुसंधानों द्वारा सार्थक हुआ, ठीक है। तो समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए रिसर्च की जाने लगी। मनोवैज्ञानिक भारतीय समाज की समस्याओं के प्रति अधिक ध्यान देने लगे। पुनश्च अपने सामाजिक संदर्भ में पाश्चात्य मनोविज्ञान पर अतिशय निर्भरता का अनुभव किया जाने लगा, ठीक है। फिर क्या होने लगा कि हमारा जो समाज है ना, उसके संदर्भ में ये बोलने लगे कि वेस्ट जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है ना, उस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। मतलब हमको कुछ भी चीज़ चाहिए होगी मनोविज्ञान में, तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं, पाश्चात्य मनोविज्ञान पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा कहने लगे। महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने उस अनुसंधान की सार्थकता पर अधिक बल दिया जो हमारी परिस्थितियों के लिए सार्थक हो। भारत में मनोविज्ञान की नई पहचान की खोज के कारण चतुर्थ चरण के रूप में 1970 के अंतिम समय में देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ, ठीक है। तो जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर वाला, वो वाली बात स्टार्ट हो गई यहाँ पे 1970 में, अंतिम समय में देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ।
तब क्या किया उन्होंने, पाश्चात्य ढांचे को नकारने के अतिरिक्त पहले तो क्या किया, वेस्टर्न साइकोलॉजी जो थी उसको अलग कर दिया, नकार दिया। अतिरिक्त भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने एक ऐसी समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से सार्थक ढांचे पर आधारित हो। तो उन्होंने जो वेस्ट का था, है ना, इन लोग का सब हटा दिया और बोला कि हम अपने इंडिया के लिए मेड इन इंडिया बनाएंगे, है ना, स्वयं के लिए बनाएंगे। तो उन्होंने कैसी समझ विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो समाज को ध्यान रखे और संस्कृति, है ना, दोनों को सार्थक ढांचे पर आधारित किया। इस रुझान की झलक उन प्रयासों में दिखी, अब इन्होंने किया तो किस में दिखी, प्रयास में, जिनसे पारंपरिक भारतीय मनोविज्ञान पर आधारित उपागमों का विकास हुआ, जो हमने प्राचीन ग्रंथों एवं धर्म ग्रंथों से लिए हैं। ठीक है, तो हमने जो भी अपने प्राचीन ग्रंथों एवं धर्म ग्रंथों से जो लिया है ना, उसके मुताबिक मनोविज्ञान पर आधारित उपागमों का विकास किया। इस प्रकार इस चरण की विशेषता को देशज मनोविज्ञान के विकास, जो भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज के लिए सार्थक था और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित था, द्वारा जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 1970 के बाद का जो समय था वो भारतीय मनोविज्ञान के लिए क्या था, एक देशज था, इंडिपेंडेंट था, हमारे भारत का स्वयं था, जो भारतीय सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, हमारी संस्कृति से उत्पन्न हुआ तथा भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज के लिए सार्थक था। अब हमको वेस्ट की साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे भारत में बीमार हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि जो वहाँ पे अमेरिका में चल रहा है वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम यहाँ कुछ अलग अप्लाई करेंगे जो हमारे लोगों को सूट करता हो। ठीक है, भारत में मनोविज्ञान विश्व में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहा है, बनी बात है, भारत हर जगह योगदान करेगा। यह बहुत ही संदर्भगत है जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास की आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या चाहिए, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनके विकास की आवश्यकता है। हर चीज़ बदल रही है, साइंस है, हमेशा बदलेगा, जिनकी जड़ें हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में पाई जाएँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि नए अनुसंधान अध्ययन, है ना, नई नई रिसर्च मेथड्स जो हैं, अध्ययन जो है, पढ़ाई जो है, जिसमें तंत्रिका, जैविक तथा स्वास्थ्य विज्ञान, है ना, हेल्थ के अंतरापृष्ठीय स्वरूप समाविष्ट हैं, किए जा रहे हैं। इतनी सी बात है कि हमारे सिर्फ जो इंडिया है इसकी संस्कृति और समाज को ध्यान में रखते हुए जितनी भी रिसर्च वगैरह होंगी, है ना, हमारे जो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए, हमारी जो हेल्थ है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात की जा रही है। भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग प्रैक्टिकल यानी अप्लाइड अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। अब आप देखेंगे जो आपका पेपर 2 में आता है वो यहाँ से कैसे लिंक है। मनोवैज्ञानिक मात्र विशिष्ट समस्याओं वाले बच्चों के साथ ही कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अगर कोई पागल हो रहा है या कोई बीमार है, मनोवैज्ञानिक रूप से कोई तकलीफ है, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, उसको आपस में बात करता है, ऐसा नहीं है कि मनोवैज्ञानिक जो है सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात करते हैं। वे चिकित्सालयों में नैदानिक मनोवैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, आपने देखा होगा अपने आसपास कई सारे हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मानव संसाधन विकास विभाग HR डिपार्टमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि कोई एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। एवं विज्ञापन विभागों जैसे कंपनी संगठनों में, खेलकूद निदेशालयों में, विकास क्षेत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों में नियुक्त हो रहे हैं। तो ये सब जो टॉपिक हैं आपके अप्लाई हो जाते हैं पेपर 2 में। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम आगे। मनोविज्ञान की शाखाएं, अब हम देखते हैं मनोविज्ञान की शाखाएं क्या हैं। मनोविज्ञान की शाखाएं में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तो इसको आप पढ़ सकते हैं स्वयं से, इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है। ठीक है, अर्जन, संग्रह, प्रस्थान तथा सूचनाओं के रूपांतरण, संज्ञान मतलब कॉग्निशन, जो आपके दिमाग को मालूम है उसकी बात हो रही है। फिर आता है जैविक मनोविज्ञान, व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंधों, मस्तिष्क, अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे हम मनोविज्ञान की शाखाएं बड़े आराम से, है ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, जैविक मनोविज्ञान, फिर तंत्रिका मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक एवं उपबोधन मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, अंतर सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक मनोविज्ञान, औद्योगिक शैक्षिक। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं, ना, एक वीडियो सबके लिए होगा ये, जिसमें हम शाखाएं डिस्कस करेंगे कौन कौन सी शाखाएं हैं, ताकि आपको पेपर 2 में डिटेल्ड एनालिसिस मिले, डिटेल्ड हेल्प मिले। और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने आखिरी टॉपिक पे, जो है अनुसंधान एवं अनुप्रयोग के तथ्य। ठीक है, रिसर्च और एप्लीकेशन, जिसको हम बात करेंगे किस तरह से काम लिया जाता है पेपर 2 के लिए भी, वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम अंत में देखेंगे मनोविज्ञान एवं अन्य विद्या शाखाएँ। ठीक है, इसकी बात भी करेंगे कि कैसे मनोविज्ञान, फिलॉसफी, है ना, विधि एवं अपराध शास्त्र में, क्रिमिनोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में कैसे काम आता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।